सपना वो नहीं होता है जो हम सोते हुए देखते हैं। सपना वो नहीं होता है जो हम सोते हुए देखते हैं। अरे सपना तो वो होता है जो हमें सोने ही नहीं देता। सपना वो होता है जो हमें सोने ही नहीं देता। नमस्कार साथियों, मैं BL डूडी लैब असिस्टेंट सिलेक्टेड आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, आप लैब असिस्टेंट बनना चाहते हो तो कठिन परिश्रम करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखो। ये जो लाइनें हैं ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की लाइनें हैं। बहुत ही खास मतलब मोटिवेट वाली लाइनें हैं, मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर देखो साथियों, हम इंडिया जीके के कुछ जो क्वेश्चन हैं उनको करने वाले हैं इस वीडियो में। ये क्लास है वो धाकड़ क्लास होगी, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। अंत तक इस क्लास को आप जरूर देखना और अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ में शेयर करना। यदि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर नहीं जुड़े हुए हो तो जल्दी ही डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का और वहाँ से आप टेलीग्राम में जुड़ जाओ। तो यहाँ पर देखो साथियों, एक नंबर क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाले जो अधिकांश लोह धातु किस किस्म का होता है। तो यहाँ पर देखो, यानी कि भारत के अंदर मैक्सिमम लोहा है वो किस अयस्क के रूप में मिलता है। तो यहाँ पर देखो साथियों, एक नंबर ऑप्शन है हेमेटाइट, 2 नंबर है मैग्नेटाइट, 3 नंबर है लिमोनाइट, 4 नंबर है सीडेराइट। ठीक है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो साथियों 1 नंबर होगा। यानी कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर लोहे का हेमेटाइट जो अयस्क है वो मैक्सिमम मात्रा के अंदर मिलता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, बेला डीला खान संबंधित हैं। तो यहाँ पर देखो, जो बेला डीला खान है वो कौन से यानी कि धातु से संबंधित हैं। यहाँ पर देखो, 1 नंबर ऑप्शन है तांबा, 2 नंबर बॉक्साइट, 3 नंबर लोहा अयस्क, 4 नंबर जिप्सम। तो यहाँ पर देखो साथियों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा 3 नंबर लोहा अयस्क। यानी कि जो बेला डीला खान है वो लोहा यानी कि लोहा अयस्क से संबंधित हैं। ये जो बेला डीला खान है ये कहां पर साथियों, ये वर्तमान के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित हैं। ठीक है, इतना आप याद रख लेना। अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा जो सवाल है वो है साथियों, लोह अयस्क खनन क्षेत्र एवं राज्य से संबंधित कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, 1 नंबर बेलेडीला छत्तीसगढ़ के अंदर जो अभी हमने पढ़ा है, बिल्कुल सही है, राइट है। 2 नंबर ऑप्शन है कुद्रेमुख। क्या साथियों, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख जो खान है लोहेस की वो कर्नाटक के अंदर, ये भी सही है, और छत्तीसगढ़ वाला भी सही है। और क्योंझार है उड़ीसा के अंदर जो लोहेस की खान है, ये भी बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर लास्ट वाला बस जाता हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर, जो यहाँ पर सही मिलान नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है साथियों, भारत में सर्वाधिक कोयले के जमाव का क्षेत्र कौन सा है। तो 1 नंबर ऑप्शन है दामोदर नदी घाटी, और 2 नंबर महानदी घाटी, 3 नंबर है गोदावरी नदी घाटी, 4 नंबर है सोन नदी घाटी। साथियों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, यानी कि इंडिया जीके से संबंधित जो भी प्रश्न यानी कि क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं आपके सामने लेकर आ जाऊंगा, इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके। वादा करता हूं साथियों, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं और मैं वही क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट कराऊंगा जो क्वेश्चन रिपीट यानी कि एग्जाम के अंदर पूछा गया हो। तो सभी आप वीडियो जरूर देखना, आप लैब असिस्टेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर देखते हैं साथियों, जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी घाटी जो कोयला क्षेत्र है, यानी कि दामोदर घाटी जो कोयला क्षेत्र है वो भारत में सर्वाधिक जमाव क्षेत्र वाला भाग है। और ये जो दामोदर नदी घाटी जो क्षेत्र है, जो कोयले का क्षेत्र है, वो भारत के अंदर झारखंड और पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। कहां पर साथियों, आप याद रख लेना, झारखंड और पश्चिमी बंगाल के अंदर स्थित है। ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा जो सवाल है साथियों आपके सामने, तालचेर कोयला क्षेत्र स्थित है, यानी कि जो तालचेर कोयला क्षेत्र है वो कहां पर स्थित है। 1 नंबर पश्चिम बंगाल में, 2 नंबर झारखंड में, 3 नंबर उड़ीसा में, 4 नंबर छत्तीसगढ़ के अंदर। यानी कि तालचेर जो कोयला क्षेत्र है वो उड़ीसा के अंदर स्थित है। कहां पर साथियों, उड़ीसा के अंदर स्थित है। ये भी आप ध्यान रख लेना साथियों। अब बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कोयले के लिए कौन सी चट्टान महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण होती है। यानी कि कोयला बनाने के लिए, कोयला प्राप्त करने के लिए कौन सी चट्टान होती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। 1 नंबर ऑप्शन है गोंडवाना चट्टान। 2 नंबर है दक्कन का पठार, यानी कि कहीं पर दक्कन लिखा होता है, कहीं पर दक्कन लिखा होता है, दक्कन ट्रैप। और 3 नंबर विंध्यन और 4 नंबर कुंडपा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1 नंबर, यानी कि गोंडवाना चट्टान है वो कोयले के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों सही सुमेलित करना है। यानी कि एक साइड तो आपको दे दिया है खान और दूसरी साइड क्या दे दिया आपको, दूसरी साइड दे दिया खनिज। यानी कि कौन सी खान कौन से खनिज से संबंधित है, ये आपका जो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो साथियों, जो खेतड़ी यानी कि खेतड़ी है सामान्यतः किस खान से संबंधित है, आप सभी को पता है साथियों। खेतड़ी जो खान है वो यानी कि तांबा से संबंधित है। यानी कि जो खेतड़ी खान है वो किससे संबंधित है, तांबा से संबंधित है। अब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है खेतड़ी कहां पर स्थित है, राजस्थान के अंदर कौन से जिले में स्थित है और तांबा से संबंधित है, ये आपका इंपोर्टेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 2 नंबर है बेलाडीला खान, यानी कि बेलाडीला खदान। ये साथियों किससे संबंधित है, ये लोहा अयस्क से संबंधित है। 3 नंबर है बालाघाट। यहाँ पर देखो साथियों बालाघाट है वो मैग्नीज अयस्क से यानी कि मैग्नीज खनिज से संबंधित है। काला हांडी यानी कि काला हांडी है वो किससे है, बॉक्साइट से संबंधित है। अब साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है लिग्नाइट कोयला। कौन सा साथियों, लिग्नाइट कोयला है उसके भंडार किस राज्य में सर्वाधिक मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, 1 नंबर गुजरात, 2 नंबर झारखंड, 3 नंबर राजस्थान, 4 नंबर बिहार। तो साथियों यहाँ पर पूछा है भंडार, यानी कि लिग्नाइट जो कोयला है उसका सर्वाधिक भंडार कहां पर है। तो भंडार साथियों कहां पर है, यानी कि संग्रहण कहां पर है। यहां पर देखो 3 नंबर ऑप्शन है, यानी कि राजस्थान के अंदर लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडार मिलता है। अब साथियों यहां पर देखो जो लिग्नाइट कोयला है वो यह साथियों निम्न श्रेणी का कोयला है। क्या है साथियों, निम्न श्रेणी का कोयला है और इसका रंग है वो भूरा होता है। इसमें कार्बन की मात्रा है वो 30 से 50 साथियों, किसमें, लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा किसकी साथियों, कार्बन की मात्रा 30 से 50 यानी 30.50% होती है। और यहाँ पर देखो ये भूरा कोयला भी कहलाता है। ठीक है, भारत में लिग्नाइट भंडार है वो क्रमशः तमिलनाडु है, राजस्थान है, गुजरात है, इसमें मिलता है। अब यहाँ पर देखो साथियों अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि भारत किसका सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। 1 नंबर अब्रक है साथियों, 2 नंबर कोयला है, 3 नंबर टिन है, 4 नंबर सीसा है। तो यहाँ पर देखो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे सामने जो 1 नंबर अब्रक है, यानी कि अब्रक भारत के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन यानी कि उत्पादक है। ठीक है, अब्रक सीट के उत्पादन में भारत विश्व का प्रथम स्थान है। भारत की सबसे बड़ी अब्रक मेखला हजारीबाग, गया तथा मुंगेर में फैली है। इसी मेखला के अंतर्गत झारखंड में स्थित कोडरमा जिला भी आता है जिसे अब्रक की राजधानी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे पूछ ले अब्रक की राजधानी किसको कहते हैं, तो आपको ये कमेंट मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन, यानी कि जो झारखंड के अंदर एक जिला है जिसका नाम क्या है, कोडरमा। कोडरमा जिले को साथियों क्या कहते हैं, अब्रक की राजधानी कहते हैं। आपको ये याद रख लेना है। अब यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला सवाल है अब्रक उत्पादन केंद्र कोडरमा स्थित है। साथियों कोडरमा कहां पर स्थित है, अभी ही मैंने इसके बारे में बता दिया था। वहां पर देखो 1 नंबर है राजस्थान, 2 नंबर उड़ीसा, 3 नंबर झारखंड, 4 नंबर आंध्र प्रदेश। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, झारखंड, क्योंकि मैंने जो अभी आपको बताया था। तो अब्रक का यानी कि कोडरमा को क्या कहते हैं साथियों, कोडरमा को अब्रक की राजधानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, अब्रक की राजधानी। क्या कहते हैं साथियों, अब्रक की राजधानी भी कहते हैं। कौन से जिले को, कोडरमा जिले को। और ये कोडरमा जिला कहां पर है, झारखंड के अंदर स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, यानी कि साथियों अब्रक किस
राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? ये भी आपके सामने एक क्वेश्चन है। यानी कि अभ्रक है वो बहुतायत कौन से राज्य में पाया जाता है? तो उसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा साथियों बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? यहाँ पर नहीं आ गया साथियों। जो नहीं आया है इसको कभी कभी हम नहीं पढ़ते हैं, ये भी ध्यान होना चाहिए साथियों। ये जो आपकी सिली मिस्टेक होती है, इस प्रकार की एग्जाम के अंदर कभी गलती मत करना। जो आप प्रश्न यानी कि सवाल पढ़ते हो उसको अच्छी तरीके से पढ़ना, उसमें कहीं नहीं तो नहीं है। अभी क्या होता है ज्यादातर एग्जाम के अंदर पीछे यही देखा जाता है कि निम्न में से कौन सा नहीं है, तो नहीं को हम कभी कभी नहीं पढ़ते। ये गलती मत करना, ये सिली मिस्टेक होती है। इसके कारण अपने जो आते हुए भी प्रश्न है वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, पहले तो एग्जाम के अंदर आपको वो सवाल करने हैं जो आपको 100% आ रहे हैं, और जो सवाल कर रहे हैं हाथों हाथ उस OMR जो सीट होती है उसके अंदर टिक लगा देना है ताकि लेट ना हो जाए। ठीक है, तो ये आपको नियम फॉलो करना है। तो यहाँ पर साथियों जो धात्विक खनिज है वो नहीं है। तो यहाँ पर देखो 1 नंबर बॉक्साइट, 2 नंबर तांबा, 3 नंबर क्रोमाइट और 4 नंबर अभ्रक हो गया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा अपना, राइट आंसर साथियों हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि अभ्रक है वो धात्विक खनिज नहीं है। बाकी जो तीनों ही है वो क्या है? धात्विक खनिज है। बॉक्साइट भी धात्विक खनिज है, तांबा भी धात्विक है, क्रोमाइट भी धात्विक खनिज है। अधात्विक जो खनिज होते हैं उसके अंतर्गत अभ्रक है, नमक है, पोटास है, सल्फर है, चूना पत्थर है, संगमरमर है, बलुआ पत्थर, ये आते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं साथियों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है आपको पहचानना है। एक साइड तो खनिज दे दिया, दूसरी साइड क्या दे दी? खान दे दी, यानी कि खनिज क्षेत्र दे दिया। अब यहाँ पर देखो साथियों, एक साइड तो देखो खनिज है, कौन सा? बॉक्साइट। बॉक्साइट की जो खान है वो कौन सी है? काला हांडी या फिर कोरापुट। ठीक है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है मैग्नीज। तो मैग्नीज के लिए जो खान है वो कौन सी है? बालाघाट और सिंधवाड़ा। बालाघाट वेरी इंपोर्टेंट खान है, और हांडा यानी कि सॉरी काली हांडी जो खान है ये भी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर देखो टंगस्टन। टंगस्टन के लिए खान है वो कौन सी है? डेगाना है, बिल्कुल राइट, नागौर के अंदर स्थित है, राजस्थान नागौर के अंदर। और दूसरी खान है कौन सी? बांकुरा। कौन सी? बांकुरा। और तांबा के लिए जो खान है वो कौन सी है? हुट्टी और रामगिरी। बिल्कुल, ये 4 नंबर जो ऑप्शन है वो यहाँ पर हमारा गलत हो गया। तांबे की खान ये नहीं है। ठीक है, तो साथियों ये आपको याद रख लेना है। इसके साथ साथ में मैं कुछ आपको पॉइंट बता देता हूँ साथियों, कि जो अपने राजस्थान यानी कि भारत के अंदर तांबे के जो भंडार की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है? तांबे की। किसका साथियों? तांबे का भंडार। तांबे का क्या साथियों? भंडार है। भंडार की दृष्टि से पहला स्थान है वो किसका है? राजस्थान का। किसका साथियों? राजस्थान का है। और उसके साथ में साथियों तांबे उत्पादन की दृष्टि से जो प्रथम स्थान है वो किसका है? तांबा। साथियों ये तो भंडार की दृष्टि से, और उत्पादन की दृष्टि से हमारा जो पहला स्थान हो गया वो किसका हो गया? मध्य प्रदेश का। किसका साथियों? मध्य प्रदेश का। अब यहाँ पर साथियों जो प्रथम स्थान पर है कौन सा साथियों? उत्पादन की दृष्टि से ताम्र उत्पादन, यानी कि ताम्र जो सांद्र के उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर, राजस्थान और झारखंड है वो दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। और तांबे में जो साथियों जो तांबे में 3 महत्वपूर्ण जिले हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो आपको पता है राजस्थान के अंदर कौन सा है तांबे के लिए? वो खेतड़ी झुंझुनू है, जो झुंझुनू के अंदर है स्थित। मैंने पहले ये पूछा था खेतड़ी कहाँ पर है। ठीक है, और बालाघाट है वो मध्य प्रदेश में, और पूर्वी सिंह भूमि है झारखंड के अंदर। ठीक है, अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो साथियों यहाँ पर देखो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है वो कौन सा है? तो देखो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन है सौर ऊर्जा, 2 नंबर है ज्वारीय ऊर्जा, और 3 नंबर जीवाश्म ऊर्जा, और 4 नंबर हमारा पवन। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? तो मेरे साथियों जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जीवाश्म ऊर्जा। यानी कि जो जीवाश्म ऊर्जा है वो हमारा क्या है? जीवाश्म ऊर्जा
जो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं साथियों कि जो परंपरागत और अपरंपरागत स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखो, परंपरागत स्रोत में आ जाते हैं जल है, कोयला, खनिज तेल है और प्राकृतिक गैसें हैं, पेट्रोलियम है, जीवाश्म ऊर्जा। ठीक है, ये आ जाते हैं। यानी कि जो परंपरागत स्रोत होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं, यानी कि उसके नष्ट होने की संभावना होती है, यानी कि खत्म होने की संभावना होती है। और अपरंपरागत स्रोत के अंदर कौन आते हैं? सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य तो जिंदगी भर रहता है, यानी कि अनलिमिटेड रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। और पवन ऊर्जा, हवा चलती रहती है, उससे ऊर्जा हम बनाते रहते हैं, अपरंपरागत हो गया। बायोगैस है और बायोमास यानी कि ज्वारीय तरंग ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? अपरंपरागत स्रोत के अंदर आते हैं। और नवीनीकरण, अनवीनीकरण क्या होता है? जिसको पुनः बनाया जा सकता है, वो तो हो गया हमारा क्या अनवीनीकरण है या नवीनीकरण? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर करना। यानी कि जिसको पुनः बना सकते हैं वो क्या कहलाता है? मेरा क्वेश्चन ये है कि जिसको पुनः बना सकते हैं वो नवीनीकरण है या अनवीनीकरण है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो अब बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से एक जैव संसाधन नहीं है, यानी कि कौन सा एक जैव संसाधन है वो नहीं है? 1 नंबर कोयला, पेट्रोल और खनिज पदार्थ, और 4 नंबर हो गया पौधा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3 नंबर, यानी कि खनिज पदार्थ है वो एक जैव संसाधन नहीं है। ठीक है, यानी कि जो पौधा है वो भी एक जीवित है भाग, और पौधे का यानी कि पौधे से क्या बना है? पेट्रोल भी बन जाता है और कोयला भी बन जाता है। ठीक है, यानी कि इनके उत्पादक हैं। ठीक, और खनिज है वो पौधे से यानी कि जैव संसाधन यानी कि जीवों से नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन हमारा है मध्य प्रदेश का पन्ना जिला। कौन सा? मध्य प्रदेश यानी कि एमपी का एक जिला है जिसका नाम पन्ना जिला है, किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो 1 नंबर है खनिज तेल, 2 नंबर है यहाँ पर कोयला है, हीरा है और सोना। तो इसका जो राइट आंसर हो गया हमारे सामने साथियों 3 नंबर, यानी कि हीरा है वो पन्ना जिले से संबंधित है। तो यहाँ पर अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा जो कौन सा क्वेश्चन है उसको भी हम देख लेते हैं। अगले जो भी क्वेश्चन आएंगे वो उद्योग से संबंधित हैं। कुछ खास क्वेश्चन है, जैसे कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र जो ब्रिटिश तकनीक की सहायता से लगाया गया था? 1 नंबर है भिलाई, 2 नंबर है दुर्गापुर और 3 नंबर यहाँ पर राउरकेला और बोकोरो। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 2 नंबर दुर्गापुरा, यानी कि दुर्गापुरा लोह इस्पात संयंत्र ब्रिटिश तकनीक की सहायता से लगाया गया था। साथियों यहाँ पर देखो जो भिलाई है वो कहाँ पर है? भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर है। कहाँ पर साथियों? छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। और जो भिलाई संयंत्र है वो किसकी सहायता से? रूस की सहायता से लगाया गया। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से लगाया गया। फिर आता है दुर्गापुरा। दुर्गापुरा कहाँ पर है साथियों? दुर्गापुरा है पश्चिम बंगाल के अंदर। कहाँ पर? पश्चिमी बंगाल के अंदर। और ये किसकी सहायता से लगाया गया है? ये ग्रेट जो ब्रिटेन है उसकी सहायता से लगाया गया, ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया। फिर आता है राउरकेला। क्या साथियों? राउरकेला है वो संयंत्र किसकी सहायता से लगाया गया है? यानी कि ये उड़ीसा के अंदर, कहां पर साथियों? उड़ीसा के अंदर है। और किसकी सहायता से लगाया गया है? ये साथियों लगाया गया है जर्मनी के सहयोग से। किसके साथियों? जर्मनी के सहयोग से। यानी कि ये तीनों ही जो उद्योग हैं वो किसके हैं? लोह इस्पात के उद्योग हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। यानी कि संयंत्र हैं जो किसकी सहायता से लगाए गए हैं, ये भी आपको यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है? यानी कि बाकी सब है। 1 नंबर ऑप्शन है बेंगलोर, 2 नंबर सेलम और 3 नंबर डोलवी, 4 नंबर दुर्गापुरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 नंबर यानी कि बेंगलोर। बेंगलोर है वो साथियों लोहा इस्पात का उद्योग केंद्र नहीं है। बाकी सब सेलम है, डोलवी है और दुर्गापुरा है वो लोहा इस्पात उद्योग का केंद्र माना जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा साथियों बोकोरो इस्पात संयंत्र किस पठार पर स्थित है? ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए साथियों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बोकोरो इस्पात संयंत्र किस पठार पर स्थित है? तो 1 नंबर यहाँ पर है साथियों हमारा दक्कन का पठार, 2 नंबर छोटा नागपुर पठार, 3 नंबर मेकाल का पठार, 4 नंबर यहाँ पर कोरोमंडल पठार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो साथियों कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर यानी कि छोटा नागपुर का पठार है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों निम्नलिखित में से चीनी उद्योग, कौन सा साथियों? चीनी उद्योग के लिए कौन सा एक कच्चा
कच्चा माल नहीं है। तो 1 नंबर यहाँ पर गन्ना हो गया, 2 नंबर चुकंदर, 3 नंबर मकई शरबत और 4 नंबर गाजर हो गया। तो चीनी उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? तो गन्ना तो बिल्कुल सभी को पता है, गन्ना है वो गन्ने से चीनी बनती है और चुकंदर से भी चीनी बनती है और मकई शरबत से भी चीनी बनती है और साथ में गाजर से चीनी नहीं बनती है। तो अपना जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 नंबर राइट हो जाएगा। अब बढ़ते साथियों अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, भारत में निम्न में से कौन सा एक उर्वरक उद्योग का केंद्र है वो नहीं है? यानी कि कौन सा जो एक केंद्र है वहां से उर्वरक नहीं बनती है? तो यहाँ पर देखो 1 नंबर कोरबा, 2 नंबर कोयम्बटूर और 3 नंबर मुजफ्फरपुर और 4 नंबर यहाँ पर भटिंडा। तो साथियों जो इसका राइट आंसर हो गया वो कौन सा है? 3 नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मुजफ्फरपुर के अंदर यानी कि जो ये केंद्र है वहां से उर्वरक नहीं बनती है। बाकी उर्वरक के लिए कौन कौन से केंद्र हैं? कोरबा है और कोयम्बटूर है और भटिंडा है, यहाँ से क्या बनती है? उर्वरक बनती हैं। तो मुजफ्फर के अंदर वहां पर क्या बनता है साथियों? ये भी आपको यदि नॉलेज है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं साथियों। लेकिन साथ साथ में ये भी बता देता हूँ ये केंद्र कहाँ का स्थित है। जैसे यहाँ पर भटिंडा है, ये भटिंडा कहाँ पर है? पंजाब के अंदर स्थित है। और साथियों इसमें कोरबा है वो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। कहाँ पर साथियों? छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है जो उर्वरक खान का केंद्र है। उसके साथ में कोयम्बटूर है वो कहाँ पर है साथियों? ये कोयम्बटूर है वो तमिलनाडु के अंदर है। कहाँ पर साथियों? तमिलनाडु के अंदर स्थित है और ये भी एक उर्वरक का उद्योग का केंद्र है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सा राज्य भारत का अग्रणी चीनी उत्पादक है? यानी कि सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन है वो कौन से राज्य से होता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बिहार है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। 2 नंबर इसमें उत्तर प्रदेश राइट हो जाएगा। यानी कि चीनी के क्षेत्र में सबसे अग्रणी जो हमारा राज्य है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यूपी है, योगी राज्य। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा रबड़ का उत्पादन नहीं करता है? यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जो साथियों रबड़ का उत्पादन है वो नहीं करता है? तो 1 नंबर इसमें ऑप्शन है कर्नाटक है, तेलंगाना है, केरल है और तमिलनाडु है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में तेलंगाना। यानी कि तेलंगाना राज्य से साथियों रबड़ का उत्पादन है वो नहीं होता है। बाकी कर्नाटक है, कर्नाटक के साथ में केरल है, केरल के साथ में तमिलनाडु है। यानी कि क के त, ऐसे क के त आप याद रख सकते हो, वहां से रबड़ बनता है। अब यहाँ पर देखो अगला जो हमारा क्वेश्चन है साथियों, अगला निम्न में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? सबसे लंबा राष्ट्रीय जो राजमार्ग है वो कौन सा है? NS4 है, NS28, NS2 और NS44। तो कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा? 4 नंबर यानी कि NS44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो राजमार्ग है। लेकिन यदि प्रश्न के अंदर यदि NS27 होता है, कौन सा साथियों? NS27 होता तो NS27 को राइट करना होगा, क्योंकि जो NS27 है वो वर्तमान समय के अंदर सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और जिसकी लंबाई कितनी है साथियों? इसकी लंबाई है 4112.62 किलोमीटर है। ठीक है साथियों, 62 किलोमीटर। लेकिन NS जो 44 है उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई है साथियों 3717.64 किलोमीटर है, की कम है। तो सबसे लंबा वर्तमान के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग है इंडिया के अंदर वो कौन सा? NS27 है। और ये जो राजमार्ग हैं ये साथियों पूर्वी जो पश्चिमी कॉरिडोर है जो पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक फैला हुआ है। यानी कि ये गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम से गुजरता है। अब यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा हमारे सामने। अगला यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं इनके सबसे छोटे राजमार्ग के संबंध में। देखो भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो यहाँ पर देखो NS327B, तो उसकी कुल लंबाई है 1.2 किलोमीटर जो पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। यानी कि कोई भी क्वेश्चन हो सबसे कम, सबसे ज्यादा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, इस तरीके से आप इसमें सबसे बड़ा, तो इस तरीके का क्वेश्चन है वो बनने की ज्यादा संभावना होती है। तो 2 नंबर इसमें आप याद करो चाहे ना करो, 3 नंबर करो चाहे ना करो, लेकिन 1 नंबर इसमें जरूर याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है साथियों, उत्तर दक्षिण गलियारा निम्न शहरों से होकर गुजरता है। तो उत्तर दक्षिण जो गलियारा है वो कौन कौन से शहरों से, कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है, इसके बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो साथियों मैं पहले सीधा ही बता देता हूं। 1 नंबर जो अंबाला है, नागपुर है, हैदराबाद है, मुंदूरे है, ये जो भी साथियों जो शहर हैं, इन शहरों से होकर के उत्तर दक्षिण गलियारा गुजरता है। यानी कि ये आप उसे ये शहर कहाँ का स्थित है, जैसे अंबाला है वो कहाँ पर है, अंबाला साथियों है पंजाब के अंदर स्थित। कहाँ पर है साथियों, अंबाला है वो पंजाब के अंदर स्थित है। नागपुर है वो साथियों कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर, मैं लिख देता हूँ महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। और साथियों जो हैदराबाद है वो कहाँ पर है, तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। और मुंदेरू है वो कहाँ पर है साथियों, मुंदेरू तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर साथियों, तमिलनाडु के अंदर। तो ये आपको याद रखना, अंबाला है वो पश्चिम बंगाल के अंदर और पंजाब के अंदर, और जो नागपुर है वो महाराष्ट्र, और हैदराबाद है वो तेलंगाना, और मुंदेरू है वो तमिलनाडु के अंदर स्थित हैं। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है, यानी कि ऐसा कौन सा यहाँ पर जो शहर हैं वो उत्तर दक्षिणी गलियारे पर स्थित हैं। तो 1 नंबर लखनऊ है, आगरा है, और कोटा है, कानपुर है। इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो राइट होगा, आप इसमें विचार कर सकते हो पहले, फिर मैं इसका जो आंसर है वो आपके सामने रख दूंगा। यानी कि मैं आपको बता देता हूं, जो उत्तर दक्षिणी गलियारा है वो साथियों आगरा शहर, यानी कि उत्तर दक्षिण गलियारे पर आगरा शहर स्थित है, और बाकी दूसरे जो शहर हैं इसमें लिखे हुए वो स्थित नहीं है। अब हम साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 स्टेशन के मध्य चलाई गई थी, यानी कि जो मैत्री जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो किन 2 स्टेशन के मध्य चलाई गई है। तो इसमें जो राइट आंसर वो क्या होगा, इसमें जो सीधा ही मैं आपको बता देता हूं साथियों, राइट आंसर 1 नंबर हो गया, यानी कि कोलकाता और ढाका के मध्य है वो मैत्री ट्रेन है वो चलाई गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर बढ़ते हैं साथियों, यहाँ कुछ फैक्ट हैं, बातें हैं, उनको जान लेते हैं। यानी कि पड़ोसी जो भी देश हैं, यानी कि जो भी पड़ोसी देश हैं उस देश के मध्य यानी कि रेल संपर्क है वो किस किस माध्यम से है। जैसे यहाँ पर बांग्लादेश है, बांग्लादेश बंधन और मैत्री एक्सप्रेस हैं, तो सीतरपुर कोलकाता से ढाका बांग्लादेश तक ये ट्रेन चलती है। दूसरी ट्रेन है यहाँ पर देखो पाकिस्तान समझौता एक्सप्रेस, यानी कि पाकिस्तान समझौता एक्सप्रेस है वो अमृतसर से लाहौर तक चलती हैं। फिर यहाँ पर एक अगली जो ट्रेन है जिसका नाम है पाकिस्तान पंजाब एक्सप्रेस, ये अमृतसर से ननकाना तक चलती हैं। अगला हमारे पास में जो ट्रेन है वो है पाकिस्तान थार एक्सप्रेस, जो मुनाबाव बाड़मेर से जो खोखरा पार पाकिस्तान तक चलती है। तो ये जो लास्ट वाली है हमारे पास में ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि राजस्थान से संपर्क रखती हैं। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान थार एक्सप्रेस हैं वो इंपॉर्टेंट आप याद रख लेना। ये कहाँ पर, मुनाबाव बाड़मेर से, यानी कि बाड़मेर के अंदर मुनाबाव एक स्थान है, वहां से लगाकर खोखरा पार पाकिस्तान तक ये चलती हैं, ठीक है साथियों। अब यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं कि किन देशों के जो रेलवे संयुक्त प्रयासों से बहाल हल्दीबाड़ी सिलाहाटी रेल जो मार्ग पर मालगाड़ी यानी कि फ्रेट ट्रेन नियमित रूप से फिर से शुरू की गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा साथियों, 1 नंबर ऑप्शन है भारत म्यांमार, 2 नंबर भारत पाकिस्तान, 3 नंबर भारत बांग्लादेश, 4 नंबर भारत और नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर हो गया हमारे सामने साथियों 3 नंबर भारत और बांग्लादेश, यानी कि भारत और बांग्लादेश हैं साथियों उसके मध्य, यानी कि बहाल की गई जो एक ट्रेन थी उसको यहाँ पर देखो हल्दीबाड़ी सिलाहाटी रेल मार्ग पर है वो ट्रेन नियमित रूप से फिर से शुरू की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, रेलवे जोन और मुख्यालय का सम्मेलन करना है, यानी कि कौन से जोन के अंदर जो हमारा रेलवे मुख्यालय स्थित है। यानी कि दक्षिण के अंदर आप यहाँ पर मानोगे तो यहाँ पर हो जाएगा चेन्नई, यानी कि दक्षिण के अंदर जो मुख्यालय है वो चेन्नई के अंदर है।
और मध्य के अंदर आप मानोगे तो यहाँ पर हो जाएगा अपना मुंबई, और उत्तर पश्चिमी के अंदर मानोगे तो उत्तर पश्चिमी में हमारा आ जाता कौन सा साथियों, उत्तर पश्चिमी में आ जाता है हमारा जयपुर, ठीक है। राजस्थान के अंदर पूर्वी के अंदर आ जाता है कोलकाता, ठीक है। ये सुमेलन आपको याद रख लेना है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जो NS संख्या और मार्ग सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है कौन सा NS कहां से कहां तक चलता है। तो इसमें जो NS3 है वो आगरा से मुंबई तक चलती है, और NS जो 7 हैं वो साथियों वाराणसी से कन्याकुमारी तक हैं, और NS8 है वो दिल्ली से मुंबई है, और NS24 है वो दिल्ली से लखनऊ तक जो हाईवे बनाया हुआ है, नेशनल हाईवे, ठीक है। अब यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला हमारा क्वेश्चन है जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है। तो साथियों जनगणना कितने वर्षों में एक बार होती है, आप सभी को पता है 10 वर्षों में एक बार होती है, यानी कि 2011 के अंदर हुई थी। कब साथियों, 2011 के अंदर, 2011 के अंदर जनगणना हुई थी। फिर कब होती थी साथियों, 21 के अंदर होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से अब हुई नहीं हुई इसका मेरे को पता नहीं है। अब यहाँ पर बढ़ते साथियों, अगला क्वेश्चन है 2021वीं जनगणना है, ठीक है। अभी तक 2021 की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, 2021 के अंदर होनी थी लेकिन इसकी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। तो अभी तक जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो 2011 को मान के बनेंगे। तो यहाँ पर देखो 2011 जो जनगणना थी वो कौन सी जनगणना थी, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना साथियों कौन सी जनगणना थी। तो इसमें एक नंबर 15वीं राष्ट्रीय जनगणना, और 12वीं राष्ट्रीय जनगणना, 16वीं राष्ट्रीय जनगणना और 21वीं राष्ट्रीय जनगणना। तो इसका जो राइट आंसर हो गया हमारे सामने 15वीं राष्ट्रीय जनगणना। यानी कि आपको ऐसे पूछ लें यदि 2011 हो गया, 2011 के अंदर अब जो जनगणना होगी वो कौन सी होगी, तो वो होगी साथियों 16वीं राष्ट्रीय जो जनगणना होगी, ठीक है। इसके साथ साथ में कुछ और पॉइंट है वो भी आपको याद रख लेना साथियों। यानी कि प्रथम बार जातिगत जनगणना कब हुई, प्रथम बार जो जातिगत गणना हुई, जातिगत जो गणना हुई थी वो कब हुई थी, 1931 के अंदर। उसके साथ में साथियों आप ये भी याद रखो सर्वप्रथम जो जनगणना कब हुई थी, सर्वप्रथम जनगणना हुई थी वो कब हुई थी साथियों, 1881 के अंदर हुई थी। और किसने करवाई थी साथियों, लॉर्ड रिपन ने। किसने साथियों, लॉर्ड रिपन ने करवाई थी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है, किसने साथियों, यानी कि लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। अब हमारे पास में एक और क्वेश्चन है साथियों, जो जनगणना है वो 2011 क्रमानुसार 15वीं और स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत 7वीं जनगणना है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। अब हम बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला राज्य है वो कौन सा, एक नंबर राजस्थान है, बिहार है, बंगाल है और केरल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केरल, यानी कि केरल के अंदर सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जो राज्य है वो है, ठीक है। यहाँ पर देखो कितना है, तो यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर 1084, 2011 जनगणना के अनुसार ये स्थिति थी। तो अगला है हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार है वो भारत में औसत जन जो घनत्व है वो कितना है प्रति व्यक्ति पर वर्ग, यानी कि व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इनकी 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति थे, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए साथियों। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा साथियों, एक नंबर है 350, 362, 382, 378। तो इसका राइट आंसर हो गया 3 नंबर, यानी कि 382, ठीक है। यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 382 व्यक्ति रहते हैं। ये घनत्व है, जन घनत्व है 2011 के अनुसार। अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार भारत के किस शहर की जनसंख्या है वो सर्वाधिक थी, यानी कि कौन सा भारत का ऐसा शहर था 2011 के जनगणना के अनुसार जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या थी। तो 1 नंबर है कोलकाता है, 2 नंबर मुंबई, 3 नंबर दिल्ली, 4 नंबर चेन्नई। तो इसका राइट आंसर है मुंबई, यानी कि 2011 के अनुसार मुंबई शहर के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या थी। अब हम बढ़ते हैं
हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष में भारत में जो प्रथम बार जनगणना है वो की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नोट कर लेना। इसका राइट आंसर है 1 नंबर ऑप्शन है 1947, 1950, 1948, 1951। तो राइट आंसर 4 नंबर 1951 हो जाएगा। यानी कि 1951 में प्रथम बार है वो, स्वतंत्रता के बाद में प्रथम बार भारत में जनगणना की गई थी। ठीक है, यानी कि भारत आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर। 47 के बाद में जो, अब देखो पहले सबसे पहले थे आप, मतलब 10 साल में एक बार होती है ना, तो 41 के अंदर शायद हुई थी। उसके बाद में जो होनी थी वो 51 के अंदर होनी थी, तो 51 आता है, यानी कि 1951 के अंदर। ठीक है, अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना वर्ष 2011 में साक्षरता की दर थी, यानी कि साक्षरता की दर 2011 के अनुसार कितनी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि 70.04% हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 0.4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर है वो सबसे कम थी? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार, यानी कि बिहार के अंदर सबसे कम साक्षरता दर थी। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार है वो राजस्थान में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? वैसे तो साथियों राजस्थान जो जीके हैं, राजस्थान के जीके के अंदर जनसंख्या वाला चैप्टर है नहीं, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो साथियों, शहरी और ग्रामीण संख्या का जो अनुपात है, यानी कि प्रतिशत है, आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसका राइट 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ग्रामीण के अंदर 75.1% और शहर के अंदर 24.9% जनसंख्या थी। अब यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारत में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो भारत के अंदर कौन सी ऐसी भाषाएं तो सबसे अधिक बोली जाती हैं? 1 नंबर बंगाली है, 2 नंबर मराठी, 3 नंबर उर्दू, 4 नंबर पंजाबी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बंगाली, यानी कि बंगाली जो भाषा है वो हिंदी के बाद में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। यानी कि 1 नंबर पर जो सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है 2011 के अनुसार, सबसे पहले आता है हिंदी, उसके बाद में आती है साथियों बांग्ला यानी कि बंगाली, और फिर मराठी है, तेलुगु है, फिर तमिल, ये जो भाषाएं हैं आती हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। लिंगानुपात का अर्थ क्या होता है? यानी कि लिंगानुपात का अर्थ वैसे तो सभी को ये पता है, फिर भी मैंने ये क्वेश्चन दे दिया है, जिसको जानकारी नहीं है वो भी थोड़ा सा ध्यान रख लें। यानी कि 100 पुरुषों पर है, या 1000 पुरुषों पर है, या 10,000 पुरुषों पर स्त्री की संख्या है, या 1,00,000 पुरुषों पर स्त्री की संख्या है। तो लिंग अनुपात यानी कि यानी कि नर और मादा की तुलना। तो यहाँ पर देखो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि प्रति हजार, यानी कि 1000 व्यक्ति पर जो स्त्रियों की संख्या होती है, यानी कि 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या होती है, उसको बोलते हैं लिंगानुपात। यानी कि लिंगानुपात का बढ़ जाना का मतलब वहां पर स्त्रियों की संख्या बढ़ जाना, यानी कि लड़कियों की संख्या बढ़ जाना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो, निम्न में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों की मूल निवासी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसका जो 1 नंबर ऑप्शन है टोडा, 2 नंबर जारवा, 3 नंबर कोंद खड़िया। तो ये यहाँ पर साथियों नीलगिरी जो पहाड़ियां हैं वहां पर साथियों कौन सी जाति जो मूल जाति है निवास करती हैं? तो 1 नंबर ऑप्शन टोडा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के अंदर। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ में शेयर करना और हमारा उत्साह बनाए रखना। तो साथियों लैब असिस्टेंट के लिए और भी जो भी वैकेंसी है जिसके अंदर इंडिया जीके पूछा जाता है वो आपके लिए यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ये मेरी वादा है, गारंटी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि सर थोड़ा सा वीडियो का जो टाइमिंग है, क्वेश्चन है वो बढ़ाएं। तो मैंने कोशिश तो यही की है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डालने की। और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।